गुड मॉर्निंग बच्चों हम जो रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर चैप्टर कर रहे थे उसके अंदर हम इलस्ट्रेशन 36 तक कर चुके थे। नाउ टुडे विल स्टार्ट द नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 37। ध्यान से समझना है बच्चे, एक बारी क्या बता रही हूँ, ठीक है। देखना बच्चे, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 37। पंकज, नरेश, सौरव आर पार्टनर sharing profit in the ratio of 3:2:1. Naresh retired from the firm due to his illness. नरेश रिटायर हो रहा है अपनी इलनेस की वजह से। On that date the balance sheet of the firm was as follows. इस डेट की बैलेंस शीट है, देखना क्या क्या है। बैंक, डेटर्स, स्टॉक, फर्नीचर, प्रीमिसेस बिल्डिंग को कहते हैं। General reserve is the type of undistributed profits, sundry creditor liabilities, BP liabilities, outstanding salary भी हमें पे करनी है, liability, provision for legal damages। legal damages हो गए कोई कानूनी खर्च, कानूनी expenses हैं, damages हैं, मतलब किसी ने कोई क्लेम किया होगा उसको हमें कानूनी तौर पे देना है ये पैसे, legal damages के पैसे, तो ये हमें देने होते हैं। इसके लिए एक प्रोविज़न बना हुआ है, ठीक है। अब प्रोविज़न क्या होता है, जो हमें देखो रिज़र्व होता है नॉन लॉसेस के लिए बनता है, लेकिन प्रोविज़न नॉन एक्सपेंसेस और नॉन लॉसेस के लिए बनता है कि एक्सपेंसेस जो मुझे पता है पे करने हैं लेकिन उनकी अमाउंट नहीं पता होती कितनी पे करनी है, ठीक है, तो उनके लिए हम प्रोविज़न बना लेते हैं, लेकिन ये हमें पे करना है तो ये हमारी लायबिलिटी है। लीगल एक्सपेंसेस हमें पे करने हैं तो ये हमारी लायबिलिटी है। कैपिटल के बैलेंस एडिशनल इन्फॉर्मेशन में है, प्रीमिसेस आर अंडर वैल्यूड बाय 20%। प्रीमिसेस अंदर 20% से कम दिखाई हुई है। अभी मैं सामने आके इसको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। स्टॉक इज़ ओवर वैल्यूड बाय 10%। स्टॉक 10% ज़्यादा दिखाया हुआ है। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स वॉज टू बी मेड 5% ऑन डेटर। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स डेटर पर 5% बनाना है। फर्दर प्रोविज़न बी लीगल डैमेजेस इज़ टू बी मेड फॉर 4100। 4100 से प्रोविज़न आपको और बनाना है लीगल डैमेजेस वाला, ठीक है। उसके बाद है फर्नीचर टू बी ब्रॉट अप। ब्रॉट अप होता है इंक्रीज़, ब्रॉट अप बाय नहीं कह रहा, ब्रॉट अप टू। फर्नीचर बढ़कर 45 हो गया, अंदर फर्नीचर है 41 और अब बढ़कर हो गया 45, तो 4 से इंक्रीज़ हुआ है। 26,000 फ्रॉम नरेश कैपिटल इज़ टू बी ट्रांसफ़र टू हिज लोन अकाउंट। नरेश की कैपिटल से 26 तो आपने उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देने हैं। बियरिंग इंटरेस्ट 12%, और इस लोन पे इंटरेस्ट कितने परसेंट होगा, 12%। इंटरेस्ट की रेट का बच्चे कोई यूज़ नहीं है, इस रेट का यूज़ तब होगा जब आप इस लोन की पेमेंट करोगे, ठीक है। देखो आज मैं बैंक से लोन लेती हूँ कितने भी इंटरेस्ट पर, लेकिन आज थोड़ी मुझे बैंक को इंटरेस्ट देना, आज तो मैंने अभी लोन लिया है, ठीक है। तो रेट का यूज़ तब होगा जब मैं इंटरेस्ट की पेमेंट करूँगी, अभी तो एक भी दिन का इंटरेस्ट नहीं बनता। एंड बैलेंस बी पेड थ्रू बैंक। बाकी बैलेंस बैंक से पे किया जाएगा। इफ़ रिक्वायर्ड, अगर ज़रूरत पड़ेगी, नेसेसरी लोन में बी ऑब्टेन फ्रॉम बैंक। पेमेंट करने के लिए अगर पैसे की ज़रूरत होगी तो बैंक से लोन ले लिया जाएगा। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पंकज एंड सौरभ इज डिसाइडेड एज 5:1। गिव नेसेसरी लेजर अकाउंट। लेजर अकाउंट में आता है रिवेलेशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द फर्म आफ्टर नरेश रिटायरमेंट, और बैलेंस शीट बनानी है, ठीक है। तो देखना एक बारी, देखना बच्चों, इसमें हमने उसने बोला है रिवेलेशन अकाउंट बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ और क्या बनाओ, बैलेंस शीट बनाओ। देखना बच्चे, इसके अंदर हमने बनाना है एक तो रिवेलेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। लेजर अकाउंट्स मतलब रिवेलेशन एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो मैं सबसे पहले बना रही हूँ रिवेलेशन अकाउंट, देखना ध्यान से। रिवेलेशन अकाउंट, डेट और सॉरी अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट लिख लेना। स्टार्ट करो रिवेलेशन। प्रीमिसेस आर 37 इलस्ट्रेशन खोल के बैठनी है सबने। क्या लाइन लिखी हुई है फर्स्ट, सबसे पहले रिवेलेशन से रिलेटेड देखो। प्रीमिसेस आर अंडर वैल्यूड बाय 20%।
आपको पता है अंडर वैल्यू और ओवर वैल्यू वाली लैंग्वेज बैलेंस शीट में लिखे होने से होती है। तो कह रहा है कि बैलेंस शीट में जो प्रीमिसेस है ना, कि ये जो बैलेंस शीट में प्रीमिसेस है दिखाया हुआ है, ओल्ड बैलेंस शीट में ये जो प्रीमिसेस दिखाया हुआ है, ये दिखाया हुआ है 80, ठीक है, 80 दिखाया हुआ है। और कह रहा है प्रीमिसेस आर अंडर वैल्यूड बाय 20%, 20% से कम दिखाया हुआ है। आपको पता है एक्चुअल वैल्यू को हम कहते हैं 100% वैल्यू, तो ये 20% से कम दिखाया हुआ है। इसका मतलब ये जो अंदर वैल्यू दिखाई हुई है ये अपने आप में 80% है, ठीक है। तो मैंने को आपको अंडर वैल्यू वाला टॉपिक ये पहले भी क्लियर किया हुआ है कि ये अंदर आपको 80% दिखाया हुआ है। तो आप इसकी 100% वैल्यू कैसे निकालोगे? रिवर्स करके 80,000 का 100 बाय 80 करके। इसका मतलब इसकी एक्चुअल वैल्यू है 1 लाख और अंदर दिखाई हुई है 80, तो 20% से कम दिखाई हुई है। लेकिन वो 20% तो इस 1 लाख पे निकलेगा ना, ये तो लेस करने के बाद वाली वैल्यू है, तो इस पर थोड़ी 20% निकाल सकते हो। तो जो 20% लेस करते हो वो हम एक्चुअल वैल्यू पे करते हैं 100%, तो ये तो 100% वैल्यू नहीं है, तो इस पर तो 20% निकाल नहीं कर सकते। तो मैंने ये देखा कि 20% कम दिखाई है, इसका मतलब ये जो अंदर दिखाई हुई है 80% है, तो 100% वैल्यू रेसिप्रोकल करके निकालोगे। इसका मतलब एक्चुअल वैल्यू 1 लाख है और अंदर दिखाई हुई है 80, तो कितने से कम दिखाई हुई है? 20,000 से। तो वो 20% जो है वो इस पे निकलेगा। वैसे भी डिफरेंस करके भी निकाल सकते हो। तो 20,000 से कम दिखाई हुई है, तो हमें 20,000 से प्रीमिसेस को इंक्रीज करना है। असेट की वैल्यू इंक्रीज होना प्रॉफिट रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में। तो एंट्री होगी प्रीमिसेस अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 20,000। नेक्स्ट आगे कह रहा है स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 10%। स्टॉक 10% से ज़्यादा दिखाया हुआ है। अंडर वैल्यू और ओवर वैल्यू वाली लैंग्वेज बैलेंस शीट में लिखे होने से होती है। तो अभी तक जो होती थी ना, वो कहता था 10,000 से ज़्यादा दिखाया हुआ, हम 10,000 से कम कर देते थे, अमाउंट होती थी। इस बार परसेंटेज है। तो स्टॉक आपको दिखाया हुआ है बच्चे अंदर 22 एब्सोल्यूट, लेकिन कह रहा है स्टॉक 10% से ज़्यादा दिखाया हुआ है। इसका मतलब ये अपने आप में 110% है, क्योंकि एक्चुअल वैल्यू होती है 100% वैल्यू, जो बुक वैल्यू मतलब होती है एक्चुअल वैल्यू, लेकिन ये 10% से ज़्यादा दिखाया हुआ है, मतलब ये अपने आप में 110% है। तो इसकी 100% वैल्यू कैसे निकालोगे? 100 बाय 110 करके। इसका मतलब इसकी एक्चुअल वैल्यू 20,000 है और बैलेंस शीट में दिखाई हुई है 22, तो कितने से ज़्यादा दिखाई हुई है? 2,000, ठीक है। और देखो 2,000 ये निकलता है 100% वैल्यू पे, इस पर थोड़ी निकल सकता है। तो आपको कि 22 का 10% 2200 से ज़्यादा दिखाई हुई है, नो, जो परसेंटेज निकलती है वो इस पे निकलती है। 20 पे 10%, 2,000 फालतू दिखाई हुई है, तो 2,000 फालतू दिखाई हुई है, तो हमें 2,000 से कम करना है। असेट की वैल्यू कम होना, लॉस रिवैल्यूएशन के डेबिट में, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक 2,000। नेक्स्ट उसके बाद है बच्चे यहाँ पे कह रहा है प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स वॉज टू बी मेड 5% ऑन डेटर पे 5% प्रोविज़न। तो बताओ ऑलरेडी प्रोविज़न बैलेंस शीट में ये सिचुएशन, और कह रहा है और ये प्रोविज़न है, तो प्रोविज़न इस पे ही बनेगा, क्योंकि बेड डेट्स नहीं है कि बेड डेट्स लेस करने के बाद वाले पे बनेगा, तो है ही प्रोविज़न, तो इस पे बनेगा, ठीक है। तो 6,000 पर 5% कितना प्रोविज़न? 300 प्रोविज़न बनाना है हमें। लेकिन बताओ 6 पे ऑलरेडी कितना बना हुआ है? 4, और कह रहा है 3 मतलब 5% मतलब 300 होना चाहिए, इतना मेंटेन रखना है आपको। तो बताओ ये तो फालतू बना हुआ है, तो इस बार आपको प्रोविज़न बनाना नहीं है, उल्टा 100 से कम करना है, क्योंकि 600 पे होना चाहिए 300, ऑलरेडी बैलेंस शीट में 400 है, तो आपको 100 से प्रोविज़न कम करना है। और प्रोविज़न कम करना आपके लिए प्रॉफिट होगा, क्योंकि ये प्रोविज़न 300 करते ही आपके डेटर बढ़ जाएंगे। तो प्रोविज़न कम होना आपके लिए प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में। तो आपको अपनी एंट्री में रिवैल्यूएशन को क्रेडिट रखना है। तो एंट्री बनेगी प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में बाय प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स 100। नेक्स्ट
आगे कह रहा है फर्दर प्रोविज़न फॉर लीगल डैमेजेस। लीगल डैमेजेस आपको पता है बैलेंस शीट में ऑलरेडी प्रोविज़न बना हुआ है। प्रोविज़न फॉर लीगल डैमेजेस मतलब कोई कानूनी कंपनसेशन है जो हमें पे करना है, उसके लिए प्रोविज़न बना हुआ है और ये हमें पे करना पड़ता है, तो ये हमारी लायबिलिटी होती है। तो इसके लिए आपको और प्रोविज़न बनाना है, और लीगल डैमेजेस हमारी लायबिलिटी होती है, ये हमें पे करना है। कोई कानूनी कंपनसेशन है उसके अकॉर्डिंग हमें वो पे करना है। तो कितना प्रोविज़न और बनाना है? 41। और आपको पता है लायबिलिटी के लिए प्रोविज़न बनाना, तो ये मेरे लिए क्या है? लॉस रिवैल्यूएशन के डेबिट में। ठीक है, तो 4100 से और बनाना है, तो एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर लीगल डैमेजेस। तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में प्रोविज़न फॉर लीगल डैमेजेस, प्रोविज़न फॉर लीगल डैमेजेस कितना है? 4100। नेक्स्ट आगे चलो, उसके बाद क्या है? फर्नीचर टू बी ब्रॉट अप मतलब इंक्रीज टू ₹45। फर्नीचर बढ़कर 45 हो गया, तो अंदर चेक करो फर्नीचर कितने का है? 41, और अब बढ़कर 45 हो गया, तो 4 से असेट इंक्रीज़ हो रही है। असेट की वैल्यू इंक्रीज़ होना मेरे लिए प्रॉफिट रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में, तो एंट्री होती है फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में बाय फर्नीचर 4 से इंक्रीज़ हो गया। बस मेरे ख्याल से रिवैल्यूएशन तो हो गया। आगे तो 9 गुडविल की एंट्री का और उसकी पेमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, तो उसके बाद हम इस अकाउंट को बच्चे क्लोज करते हैं। देखना रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करते हैं। $24,100 में से 2000 और 6100 लेस कर दो, तो आपके पास ये प्रॉफिट आ रहा है 18। बताओ इस प्रॉफिट पे किसका राइट है? ऑल पार्टनर्स का ओल्ड रेशो में। तो इसे बांटो 2, प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और किसके कैपिटल अकाउंट? पार्टनर्स के नाम क्या है? पंकज, नरेश एंड सौरभ। ठीक है, तो ये पंकज सौरभ रेशो इनकी है 3:2:1। तो 3:2:1 में बांट लेना इसे। 3:2 9,000 6,000 3,000 3:2:1 में। ठीक है, सेकंड नंबर पे बच्चे बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पंकज, नरेश एंड सौरभ। पंकज, नरेश एंड सौरभ। हाँ जी बच्चे, स्टार्ट करो। मैंने कैपिटल अकाउंट बनाने की एक सीक्वेंस बताई थी कि किस सीक्वेंस में आपको कैपिटल अकाउंट को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, आपको कैपिटल अकाउंट कैसे सीक्वेंस में बनाना है वो मैंने आपको बताया था। तो सबसे पहले आप कैपिटल के क्या लिखोगे? बैलेंस, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 46 30 20, 46 30 एंड 20। ठीक है, 46 30 एंड 20। सेकेंड नंबर पे ट्रांसफर होता है इसमें रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट। एंट्री बताओ, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पंकज कैपिटल, नरेश कैपिटल, सौरभ कैपिटल। तो इन तीनों के क्रेडिट में बाय रिवैल्यूएशन ये ट्रांसफ़र कर दो। 9 प्रॉफिट इसको दिया, 6 इसको दिया, 3 इसको। उसके बाद बैलेंस शीट के क्रेडिट में देखो कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है? यस, जनरल रिजर्व, उसको डिस्ट्रीब्यूट करो ओल्ड रेशो में, क्योंकि नरेश जाने वाला है बिजनेस से, सब कुछ लेके जाएगा।
ठीक है। तो एंट्री होगी जनरल रिजर्व अकाउंट, जनरल रिजर्व क्रेडिट है, डिक्रीज पे डेबिट, तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल, सॉरी पंकज कैपिटल, नरेश कैपिटल टू सौरभ, तो बाय जनरल रिजर्व। ठीक है, तो ओल्ड रेशियो है 3:2:1, तो बांट लेना इसे 6, 4, 2। और तो कोई नहीं है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, नो। बैलेंस शीट के डेबिट में देखो कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस पड़ा हो, नो। कोई ओल्ड गुडविल पड़ी हो, नहीं पड़ी। नीचे देखो किसी ने कोई असेट ली हो, नहीं। तो लास्ट में हम कैपिटल अकाउंट में गुडविल की एंट्री डालते हैं। तो बताओ क्वेश्चन में फर्म की गुडविल कितनी है? गुडविल इज वैल्यूड, वैल्यूशन हमेशा फर्म की गुडविल का होता है, 42 है। और ओल्ड रेशियो आपके पास है 3:2:1, पंकज, नरेश एंड सौरभ। रिटायर हो रहा है नरेश, तो नरेश के शेयर की गुडविल कितनी आएगी? 42 का कितना, 2/6, 14,000 कितनी आएगी? 14। तो हमने इसको गुडविल देनी है 14। तो नरेश को तो गुडविल की अमाउंट मिलेगी क्योंकि नरेश बिजनेस से रिटायर हो रहा है, इसे गुडविल मिलेगी 14, लेकिन इसे देंगे कौन? पंकज और सौरभ। तो पंकज और सौरभ के अकाउंट से काटोगे, पंकज कैपिटल एंड सौरभ कैपिटल। लेकिन इसके लिए आपको चाहिए गेनिंग रेशियो गुडविल की एंट्री के लिए। ठीक है, इस एंट्री को करने के लिए मैं निकालती हूँ गेनिंग रेशियो। आपके पास क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो भी है और न्यू रेशियो भी है। ओल्ड रेशियो पंकज, पूरा नाम लिखना है, नरेश, सौरभ, 3:2:1, नरेश रिटायर हो गया। न्यू रेशियो पंकज एंड सौरभ की 5:1। तो गेनिंग रेशियो कैसे निकालते हैं? न्यू माइनस ओल्ड। तो पंकज का गेन निकालो, ये वर्किंग नोट में करके दिखाना है। पंकज गेन न्यू माइनस ओल्ड, तो 5/6, 3/6। ठीक है, तो ये न्यू माइनस ओल्ड है, तो पहले 3 मिलते थे और अब 5, तो इसका 2/6 का गेन आ रहा है। ठीक है, उसके बाद निकालते हैं सौरभ का, सौरभ्स गेन 1/6, 1/6, तो नो सेक्रीफाइस नो गेन। तो गेन सिर्फ किसको हो रहा है? पंकज को। इसका मतलब नरेश अपना पूरा शेयर किसको देके गया है? पंकज को। सौरभ को कोई गेन नहीं हुआ, तो इसलिए इसे गुडविल की अमाउंट भी कौन देगा? पंकज। तो एंट्री यो होगी, पंकज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू नरेश कैपिटल। तो नरेश कैपिटल के क्रेडिट में बाय पंकज और पंकज के डेबिट में, क्योंकि पंकज के अकाउंट से कट रहे हैं, तो पंकज के डेबिट में 14 टू नरेश कैपिटल। तो लास्ट एंट्री गुडविल की डलती है एक ही। उसके बाद हम कैपिटल अकाउंट के बैलेंस निकालते हैं, लेकिन सबसे पहले उस पार्टनर की सेटलमेंट करते हैं जो पार्टनर बिजनेस से रिटायर हो रहा है। ध्यान से समझना, क्योंकि उसका बैलेंस आगे नहीं आना चाहिए एट एनी कॉस्ट। किसी भी कॉस्ट पे रिटायरिंग पार्टनर का बैलेंस आगे नहीं आ जाना चाहिए। तो देखना, सबसे पहले हम रिटायरिंग पार्टनर का ही बैलेंस निकालते हैं। नरेश है 54, 54। ठीक है, तो इसका बैलेंस बचे कितना आ रहा है? 54 आ रहा है। इसका बैलेंस कितना आ रहा है? 54। अभी मैं यहाँ लिख नहीं रही क्योंकि हो सकता है लोन में डालना हो, क्या चक्कर है। तो एक बारी मैं 54 ऊपर लिख रही हूँ, मतलब ये जो बैलेंस आ रहा है वो 54 आ रहा है। मैं देखती हूँ कितनी कैश पेमेंट करनी है, क्या लिखा हुआ है, क्योंकि कैश पेमेंट के लिए कहता है तो हम कैश पेमेंट करते हैं, अदरवाइज लोन में डालते हैं। तो पढ़ो थर्ड पॉइंट, 26,000 फ्रॉम नरेश कैपिटल। नरेश की कैपिटल बताओ आपको कितनी पे करनी है उसको रिटायरमेंट पे? 54। 26 नरेश कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। इसमें से 26 तो कहाँ ट्रांसफ़र कर दो? लोन पे तो ट्रांसफ़र करो। बताओ ये कैपिटल का कौन सा साइड ज़्यादा है? ये तो ये जो 54 बैलेंस आ रहा है ये कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस है। तो ख़त्म करने के लिए क्या करो? डेबिट। तो एंट्री बनेगी नरेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू नरेश लोन। तो नरेश कैपिटल के डेबिट में लिखोगे क्या? टू नरेश लोन 26, क्योंकि एंट्री हो रही है नरेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू नरेश लोन। तो 54 में से 26 तो हमने लोन में ट्रांसफ़र कर दिए और बियरिंग इंटरेस्ट 12%। इसका मतलब जब भी आप ये 26 नरेश को पे करोगे विद इंटरेस्ट 12% के साथ करोगे, लेकिन आज अभी रेट इंटरेस्ट थोड़ी देना है, तो इस रेट का कोई यूज़ नहीं है। ठीक है,
एंड बैलेंस, तो मुझे बताओ 54 में से 26 तो आपने लोन में ट्रांसफ़र कर दिया, बाकी बैलेंस कितना बचा? 28। तो ये जो बाकी बैलेंस बचा है, क्या कह रहा है इसके लिए? कह रहा है बैलेंस बी पेड थ्रू बैंक, बाकी बैलेंस की पेमेंट किससे करनी है? बैंक से। ठीक है, तो आप मुझे बताओ ये पेमेंट करनी है तो मेरे पास बैंक में इतना बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि मुझे 28 ये पे करना है बैंक से। तो चेक करो बैलेंस शीट में आपके पास बैलेंस बैंक का कितना है। तो हमने चेक किया, हमारे पास बैलेंस शीट में बैंक का बैलेंस है 76। तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, इसके बाद अगर कोई लाइन ना होती तो आप बताओ आपके अकाउंट में कितने हैं? 76, और पेमेंट कितनी करनी है? 28। तो आप कहोगे अकाउंट में तो है नहीं, लेकिन आपको पता है एक फैसिलिटी होती है बैंक ओवरड्राफ्ट, तो हम अपने अकाउंट से एक्स्ट्रा पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप पेमेंट, अगर इस टाइम यहाँ बैलेंस शीट में कैश होता, ये कैश होता, और पेमेंट करने को कह रहा है 28, तो आप कहोगे कैश तो ओवरड्राफ्ट जाता ही नहीं है, मेरी जेब में 76 है तो मैं पेमेंट 28 कैसे कर सकती हूँ? मेरी जेब तो ओवरड्राफ्ट नहीं जा सकती ना बिजनेस की। बैंक से हम एक्स्ट्रा पेमेंट कर सकते हैं, वो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी हो जाती है, लेकिन कैश से तो एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं हो सकती। तो इस सिचुएशन में पेमेंट के लिए कैश ज़्यादा चाहिए और पैसे कम हैं, तो उस केस में आप अपने आप बैंक से लोन लेने की एंट्री करोगे, क्योंकि उसने अगर क्वेश्चन में क्लियर कहा है पेमेंट करनी है। ठीक है, बैंक के केस में आप ओवरड्राफ्ट पे जा सकते हो। जैसे बैंक में 76 है और आप 28 पेमेंट कर दो, तो क्या होगा? आप बताओ पेमेंट की एंट्री, नरेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो नरेश कैपिटल के डेबिट में टू बैंक, तो नरेश कैपिटल के डेबिट में टू बैंक हमने इतनी पेमेंट कर दी। जब हम न्यू बैलेंस शीट बनाते तो आप बताओ मेरे बैंक में थे कितने? 76, और बैंक से आपने पेमेंट कितनी कर दी? 28, तो आपके अकाउंट से एक्स्ट्रा चला गया। तो ये सिचुएशन क्या शो करती है? तो ये जो बाकी बचता, ये रिजल्ट आता माइनस में, क्योंकि माइनस है ये प्लस, तो ये बचता बैंक ओवरड्राफ्ट। तो बैलेंस शीट में बैंक का बैलेंस 76 ना आता, बैंक ओवरड्राफ्ट मेरी लायबिलिटी है, ये 20,400 बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आ जाते। ठीक है, जैसे हम बैंक में आते हैं तो हम प्लस करते हैं ना, उल्टा फालतू चले गए, तो ये ओवरड्राफ्ट बन जाता। लेकिन इस टाइम उसने ओवरड्राफ्ट करने को नहीं बोला, मतलब कुछ ना कहता तो हम ये कर देते बैंक से एक्स्ट्रा पेमेंट, और बैलेंस शीट पे अफेक्ट पड़ता है इसका। लेकिन इस टाइम उसने कहा है इफ़ रिक्वायर्ड नेसेसरी मनी ऑब्टेन फ्रॉम बैंक, बैंक से लोन लेना है। तो चेक करो पेमेंट के लिए चाहिए कितना? 28, जबकि मेरे पास बैंक में है कितना? 76। तो ओवरड्राफ्ट नहीं जाओगे, कुछ ना कहता तो ओवरड्राफ्ट पे चले जाते, पेमेंट कर देते। बैंक के केस में सोचने की ज़रूरत नहीं है। कैश के केस में आपको लोन लेना पड़ेगा, कहे या ना कहे। ठीक है, क्यों? क्योंकि पेमेंट ज़्यादा है और कैश कम है, तो लोन लेना पड़ेगा, अगर क्वेश्चन में क्लियर कह रहा है पेमेंट के लिए। लेकिन इस केस में उसने क्लियर कहा है बैंक से लोन लेना है, तो मुझे बताओ कितनी ज़रूरत पड़ेगी? पेमेंट के लिए चाहिए 28, और हमारे पास बैंक का बैलेंस है 76। तो बताओ बैंक से लोन कितना लिया जाएगा? 20,400। ठीक है, तो बैंक से लोन लेने की एंट्री क्या होती है? बैंक से जो लोन लेते हैं पैसे कैश नहीं आता, अकाउंट में आता है, और हमारी क्या बढ़ जाती है? लायबिलिटी। तो बताओ बैंक से हमने कितना लोन लिया? 20,400। एंट्री बनी बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। ठीक है, इस एंट्री का यहाँ अफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि ये तो कैपिटल अकाउंट है, लेकिन मेरे पास बैंक में इतने पैसे आ गए, तो 76 मेरे पास पहले थे, लोन लेने से 20,400 आ गए। तो बताओ मेरे पास टोटल कितनी अरेंजमेंट होगी? 28। अब टोटल अरेंजमेंट हो चुकी है, तो मैं अब इस नरेश कैपिटल की क्या कर सकती हूँ? पेमेंट। तो बताओ पेमेंट की एंट्री क्या बनती है? कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस डिक्रीज पे डेबिट, तो नरेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक 28 पे कर दोगे, तो नरेश कैपिटल के डेबिट में ये टू बैंक। तो 54 जो हमने उसको पे करना था, 26 तो अभी लोन में ट्रांसफ़र कर दिया। इतना पैसा आज की डेट में अभी भी बिजनेस की लायबिलिटी है, इतना हमने उसको कैश पे कर दिया। ठीक है, और बाकी पार्टनर की कैपिटल का क्या निकाल लोगे? बैलेंस निकाल लोगे। 61, 25, 61, 25। जो रिमेनिंग पार्टनर हैं जो बिजनेस को कंटिन्यू कर रहे हैं, उनका कैपिटल का बैलेंस निकाल लोगे। ठीक है, 47, 25। ये तो बैलेंस नहीं, क्योंकि इसका तो हमने लोन और ये
सेटल कर देते हैं पहले, क्योंकि अब ये बिजनेस का पार्टनर ही नहीं है, ठीक है। तो आगे बैलेंस आएंगे रिमेनिंग पार्टनर के 47, ये तो रिटायर हो गया। देखो आज के बाद बिजनेस ये जो रिमेनिंग पार्टनर करेंगे ये इनकी कैपिटल है, ये न्यू बैलेंस शीट में लिखी जाएगी। रिटायरिंग पार्टनर तो बिजनेस से गया, हमने उसको कैश दे दिया या उसको लोन में ट्रांसफ़र करके उसको आउटसाइडर बना दिया, ठीक है। तो अब बैलेंस शीट बनाओ, ओल्ड बैलेंस शीट को देखते हुए, ठीक है। ओल्ड बैलेंस शीट को देखते हुए बैलेंस शीट बनाओ। बैलेंस शीट एज एट कौन सी डेट पे रिटायर हो रहा है, ये नहीं दिया तो ये जो जिस डेट पे बैलेंस शीट बनी है उसी डेट पे ही हो रहा है, ऑन दैट डेट बैलेंस शीट लिखा हुआ और इसी डेट पे रिटायर हो रहा है, तो 31 मार्च की डेट पे ही हो रहा है। न्यू बैलेंस शीट बनती है, ओल्ड बैलेंस शीट में लाइन से चीज़ें देखते रहो और चेक करते रहो। असेट साइड में बैंक है, बताओ बैंक में मेरे पास थे कितने 76 और लोन लेने से इतने और आए तो हो गए 28, लेकिन पेमेंट के लिए 28 चले भी गए, जितने थे पूरे के पूरे पेमेंट के लिए यूज़ हो गए, तो मेरे पास बैंक का कोई बैलेंस नहीं है, ठीक है। उसके बाद डेटर्स, डेटर्स मेरे पास हैं 6000 और ये प्रोविज़न कम हुआ था तभी तो प्रॉफिट हुआ था, मेरी वैल्यूएशन में डाला था। देखो प्रोविज़न कम होते ही डेटर बढ़े तभी ये मेरे लिए प्रॉफिट होता है। उसके बाद है स्टॉक, स्टॉक बताओ क्या था, स्टॉक इज़ ओवर वैल्यू, ओवर वैल्यू मतलब ज़्यादा दिखाया हुआ था, तो मैंने अमाउंट निकाली थी, बताओ स्टॉक कितने से ज़्यादा दिखाया हुआ था 2, तो 2 से कम करना है, तो ऑलरेडी है 22, 2 से कम किया था आपने रिवैल्यूएशन में, तो 22 रह जाएगा, 20 रह जाएगा। उसके बाद है फर्नीचर, फर्नीचर की वैल्यू 41 से बढ़कर 45 हो गई थी, 4 से इंक्रीज़ हुआ था, इंक्रीज़ करके लिख दिया। उसके बाद है प्रीमिसेस, प्रीमिसेस के लिए लैंग्वेज थी 20% कम दिखाया हुआ है, तो आपने बढ़ाया था, तो रिवैल्यूएशन में देखो कितने से बढ़ाया था, 20 से बढ़ाया था, कितने से बढ़ाया था 20 से, ठीक है। तो 80 था, 20 से बढ़ा दो तो ये कितना हो गया 1 लाख, ये कम दिखाया हुआ था तो हमने 20 से ज़्यादा किया था, तो जितने से कम किया है रिवैल्यूएशन में देख लो, कम किया है तो कम करके लिख दो, बढ़ाया है तो बढ़ा के लिख दो। उसके बाद जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। नेक्स्ट लायबिलिटी है क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं है, एज इट इज़ लिख दो 28। उसके बाद बीपी में भी कोई चेंज नहीं है, लायबिलिटी एज इट इज़ लिख दो 12,000। उसके बाद है आउटस्टैंडिंग सैलरी, इस लायबिलिटी में भी कोई चेंज नहीं है 22 एज इट इज़। नेक्स्ट है प्रोविज़न फॉर लीगल डैमेजेस, जो हमने लीगल कॉम्पनसेशन पे करना है, ये मेरी लायबिलिटी है, ये मुझे पे करना है, लेकिन इसका प्रोविज़न मैंने 4100 से बढ़ाया था, 6 था 41 से और बढ़ाया था, तो 10,100 हो गया प्रोविज़न फॉर लीगल डैमेजेस, लायबिलिटी इंक्रीज हुई थी 10,100, ठीक है। उसके बाद कैपिटल के बैलेंस, ये रिमेनिंग पार्टनर के आएंगे, लेकिन इससे पहले एक बार बाहर का रिवैल्यूएशन चेक कर लो। प्रीमिसेस हो गया, स्टॉक हो गया, प्रोविज़न कर लिया, लीगल डैमेजेस कर लिया, फर्नीचर कर लिया। इसके अलावा आप बताओ और कोई लायबिलिटी तो नहीं है? यस है, हमने नरेश को पूरी पेमेंट नहीं की, इतना लोन में डाला, तो आज की डेट में ये बिजनेस की लायबिलिटी है, तो नरेश लोन जितना आपने पे नहीं किया वो लायबिलिटी लिखो 26, प्लस इसको पे करने के लिए आपने बैंक से इतने का लोन लिया था, तो ये बैंक को जो आपने पैसे देने हैं वो भी पैसे आपकी लायबिलिटी है बैंक लोन के नाम से 20,400। और लास्ट में कैपिटल के क्या लिख दोगे? बैलेंस, पंकज एंड सौरभ, ठीक है। जो बैलेंस आया है 47 एंड 25, 47 एंड 25, और आपकी बैलेंस शीट मैच कर जाएगी बच्चे, ठीक है। आपकी बैलेंस शीट क्या कर जाएगी? मैच कर जाएगी। ये हो गया बच्चे इलस्ट्रेशन 37।